बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज भी होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। कराची से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कल जो बारिश हुई है उसने कराची में जो अपने घर में भी लोग थे जो समझ रहे थे कि वो महफूज हैं, बहुत सारे इलाकों में पानी उनके घरों के अंदर दाखिल हुआ। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कई जानें भी जा चुकी हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है कुछ समझ नहीं आ रही, पैनिक फैलता हुआ नजर आ रहा है इंतजामिया के अंदर। लेकिन आपको अपडेट सबसे पहले ये करते हैं कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ पर सिचुएशन क्या है। सबसे ज़्यादा सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कराची में ठड्डू डैम ओवरफ्लो हो गया। मलीर और लियारी नदी का पानी जो है कहा जा रहा है कि वो भी बाहर आ चुका है और कई रिहायशी इलाके अभी तक डूब गए हैं, जिनमें सोहराब गोड शामिल है, न्यू कराची शामिल है और ईसा नगरी भी शामिल है। और गाड़ियों की जो फुटेजेस मैंने देखी है ना, वो गाड़ियाँ तो बिल्कुल बह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इस्लामाबाद की सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह हम कह रहे थे कि जब नॉर्दर्न साइड पे था सैलाब, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घरों तक आ जाएगा, मेन सिटीज़ में भी सैलाब आ जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन अब है। अब कराची में सिचुएशन क्या है, वहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरिफीन सादी मौजूद हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। आरिफीन बताइएगा, आप सादी टाउन में मौजूद हैं, एक तो ये बताएं कि कराची में कितने मिलीमीटर बारिश कल से अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और सूरत हाल ओवरऑल क्या है? जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई 100 सुरजानी टाउन के अंदर तकरीबन 116 के 127 के करीब मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी जो ताज़ा आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक कराची में 47 मिलीमीटर अब तक जो सुबह से बारिश हुई है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त सादी टाउन के अंदर मौजूद हूँ और सादी टाउन के ब्लॉक 5 और ब्लॉक 7 के संगम में मौजूद हूँ। यहाँ जो है सिचुएशन ये है कि ब्लॉक 7 का ये वो इलाका है मेरे अक़ब में, जहाँ से इसके साथ सादी गार्डन मौजूद है और साथ में M9 के ठड्डू डैम के साथ जो पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है वो पहले सादी गार्डन के अंदर दाखिल हुआ है, उसके बाद ये ब्लॉक 7 सादी टाउन इसके अंदर दाखिल हुआ है। और अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जो लोग जो हैं इसके अंदर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले कुछ नज़र आ रहे हैं। ये पूरा पानी इस इलाके के अंदर ट्रैवल करता हुआ अब ये ब्लॉक 5 के अंदर सादी टाउन के दाखिल हो गया है। यहाँ के मकीनों ने, यहाँ के लोगों ने इस पानी को रोकने के लिए एक छोटी सी दीवार भी यहाँ पे कायम की थी और वो दीवार भी अब अपनी बरकरार नहीं रह सकी, वो गिर गई है, जिसकी वजह से अब ये ब्लॉक 5 के अंदर जो है वो दाखिल हो गया है। ब्लॉक 4 के अंदर पानी जो है वो इन इलाकों के अंदर दाखिल हो गया है। बच्चे गो के आपको यहाँ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम सूरत हाल को इंजॉय करें जो कि इनके लिए किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब भी बन सकता है। लेकिन सादी टाउन का ये वो इलाका है जो अक्सर जब ठड्डू डैम ओवरफ्लो करता है तो ये तमाम इलाका, ये तमाम जो घर हैं इनके अंदर पानी दाखिल हो जाता है। जो सूरत हाल रात में रही है, जो बारिश हुई है। आरिफीन ये बताइएगा, यहाँ से लोगों की नकल मकानी भी क्या करवाई गई है? कितने लोगों को यहाँ से निकाल के सेफ जगह पर मुंतकिल किया गया? देखिए, रात की जो बारिश शुरू हुई है मगरिब के बाद, उसके तहत 5 इलाकों के अंदर जो है वो लोगों को नकल मकानी या 5 मुकामात से लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो ज़्यादा मुश्किलात में थे। ठड्डो डैम के अतराफ़ की 3 आबादियाँ थी, इसके अलावा न्यू कराची और इसके अलावा ईसा नगरी के अतराफ़ की एक आबादी थी जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन पूरी की पूरी आबादियाँ रेस्क्यू नहीं हुई हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी था या जिन घरों में ज़्यादा पानी दाखिल हुआ है वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कराची का राब्ता अगर मैं कहूँ एक तरीके से एक सुपर हाईवे के ज़रिए मुनक़ता हो गया था रात में, लेकिन अब वो रास्ता जो है वो बहाल कर दिया गया है। M9 का आने और जाने वाला जो ट्रैक है सुपर हाईवे का वो इस वक्त बहाल है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब रास्ता बहाल कर दिया गया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ये बात करने से गुरेज करती हूँ कि ये कहा जाए कि हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि इससे पैनिक भी समटाइम्स फैल जाता है और जहाँ पर हालात ठीक भी हों उनको भी ऐसा लगता है। लेकिन जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ना और जो फुटेजेस अभी तक हमने देखी हैं उसके मुताबिक लग ऐसा रहा है कि वाकई में हालात कराची के जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। आप सादी टाउन की सिचुएशन तो हमें बता रहे हैं, ये बताइएगा कि ये जो सुपर हाईवे और इसके इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पर ज़्यादा पानी जमा हुआ है और जो जिन लोगों के घरों के अंदर पानी गया है और उनको वहाँ से निकालना पड़ा है रेस्क्यू के एहलकारों को जाकर, वो कौन कौन से इलाके हैं और अंदाज़न कितना बड़ा एरिया होगा जो मुतासिर हुआ है इस अर्बन फ्लडिंग से?
देखिए, कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके गडाब टाउन में वहाँ पे मुख्तलिफ गोट्स आबाद हैं, गोट हैं जो कि वहाँ पे आबाद हैं। इनके अंदर कच्चे घर भी हैं, कुछ नीम कच्चे, जिससे आप कह सकते हैं कि इतने पक्के अंदाज में घर बनते उस तरह से नहीं बने हुए। उन इलाकों के वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताऊँ तो ये कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में अभी यहाँ इस मुकाम पर आने से पहले मुख्तलिफ इलाकों के जब मैंने गुजर के आया हूँ तो मैंने देखा है जो कराची की मेन शराह है वहाँ के ऊपर कोई पानी खड़ा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। एक तो ट्रैफिक इस वक्त हल्की है, बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो गई हैं, लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स भी अब ले रहे हैं। जिनको घरों से निकलना था, दफातर की तरफ जाने था, वो या तो देर से पहुँचे हैं या पहले निकल गए हैं। वो अपने इस तमाम जो मामूलात हैं उसको कंट्रोल करते हुए या उसको अपने अंदाज से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो अमूमी सूरत हाल है इस वक्त कराची की, वो तो काफ़ी बेहतर है। सड़कों पे पानी साइड में मौजूद है, लेकिन जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पे अगर कहा जाए कि रोड ब्लॉक हो गया तो वो नहीं है। आरफिन, बारिश एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतना ज़्यादा कराची वालों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हो जाए। क्या इंतज़ामिया और गवर्नमेंट तैयार थी इन सब चीज़ों से, इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए? क्योंकि इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि वो देखिए वो सड़कों पर मौजूद है। अगर इदारे काम कर रहे होते या फिर पहले से तैयारी होती तो शायद किसी को भी सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलिए, जेस्चर के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्टिक के लिए बहुत अच्छा है। तैयारी थी हमारे इदारों की इस सिचुएशन से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसकी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग दी गई थी, बल्कि हम तो अपने ऑफिस के अंदर सारी कवरेज को मैनेज करने के लिए बैठे हुए थे। हमें अंदाज़ा ही हो रहा था कि अब शायद नहीं होगा, लेकिन कल जैसे मैंने आपको बताया कि कल शाम से ये सिलसिला हुआ है। परसों भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश उस अंदाज से नहीं हुई। कल सुबह से बारिश को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि कराची में तेज़ बारिश होगी, लेकिन सुबह के औकात में या दिन के औकात में इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई। शाम के औकात में बारिश शुरू होना शुरू हुई तो वार्निंग मौजूद थी, आगाह कर दिया गया था। इंतज़ामिया भी इस हवाले से चौकन्ना थी, उसने अपने जो मेजर्स लेने वाले थे वो ले लिए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो थड्डो डैम है, जो मलीर के इलाके हैं, उसकी चूँकि वहाँ पे जैसी इतलात मौसूल हुई हैं, फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया ने कोशिश की कि उन इलाकों के अंदर पहुँचा जाए और लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन ये जैसे ये बताएं कि क्या पानी निकालने का जो अमल है इन इलाकों से, क्या वो शुरू कर दिया गया है और मजीद बारिश की क्या प्रेडिक्शंस हैं और उसके लिए क्या इंतजामिया तैयार है? मजीद बारिश की, जिस वक्त मैं आपसे इस वक्त सादी टाउन के अंदर बात कर रहा हूँ तो इस वक्त आप हल्की बारिश आप कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और इसी तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पे ये जो इलाका बनता है, एक तरीके से आप कह लेंगे कराची का डिस्ट्रिक्ट मलीर बनता है, एडजेसेंट एरियाज़ हैं, थद्दो डैम के साथ करीब इलाका है, तो यहाँ पे मुसलसल बारिशें जो हैं वो हो रही हैं, जिसकी वजह से अगर आप बात करें कि इसको रोका जा सकता है पानी को, तो मेरे ख्याल से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बारिश होती रहेगी, थद्दो डैम बढ़ता रहेगा और उसके अंदर पानी ओवरफ्लो करता रहेगा। तो जब तक ये बारिश का सिलसिला रुकता नहीं है तो ये सूरत हाल हमें कोई अगर दगरगू ना कहूं तो बेहतर होती हुई नजर नहीं आती। बारिश का सिलसिला रुके या ना रुके, आरफीन, एक चीज तो कंफर्म है और ये होता ही आया है कि जरा सी बारिश हो तो बिजली आने का सिलसिला कराची में रुक जाता है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? कब से बिजली नहीं है? कौन कौन से इलाके ज्यादा बिजली के गायब होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं या जहां पर बिजली नहीं आई, इसके बारे में बता दीजिए। इस दफ़ा मैं अगर कहूँ कि जो भी कुछ अरसे पहले कुछ हफ्ते पहले जो कराची में स्पेल आया तो उसके मुकाबले में इस वक्त कराची में बिजली की सूरत हाल अगर मैं कहूँ कि बहुत ख़राब नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन बेहतर नज़र आ रही है। जो पहले कई इलाकों के अंदर 70 घंटे 72 घंटे तक बारिश नहीं बिजली नहीं थी, जो इस दफ़ा सूरत हाल नहीं हुई। जो मीटर थे, जो फीडर से वो ट्रिप नहीं हुए हैं, और जो ट्रिप्स हुए हैं वो कुछ मुज़ाफ़ाती इलाके या कुछ गोट के इलाके हैं जहाँ के ऊपर ट्रिप किए हैं, जहाँ के ऊपर जो है वो बिजली चली गई है। अब जो नया सिलसिला बारिश का शुरू हुआ है, जैसे इस इलाके के अंदर सादी टाउन के अंदर कुछ देर कबल जो है वो बिजली मुनक़दा हो गई थी, जो अभी तक मुनक़दा है। तो ये अब जो नया बारिश का स्पेल होगा, देखना होगा कि इसकी नौयत क्या होती है। उसके बाद कराची की जो इलेक्ट्रिक है वो अपना क्या लाएअमल इख्तियार करती है। बारिश का स्पेल होगा वो कितना ख़तरनाक हो सकता है और इंतज़ामिया और हुकूमत क्या लाएअमल अपनाती है। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात जो इसमें मुझे लगी है ना कि कराची में
बिजली का मसला नहीं हुआ। नॉर्मली तो अच्छा, हम देखते हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली इसको अलमिया ये कि हम इसको एक अच्छी खबर कह रहे हैं। चलिए जी, पंजाब की सूरत हाल भी आपको बता देते हैं। सिंध के बाद जहाँ पर दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है भारत ने, जिसके बायस दरिया के बहाव में मजीद इजाफा भी हुआ है। पाकपतन में 30 गाँव मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, 53 गाँव जुज़वी तौर पर ज़ेर आब आए हैं और 64,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हो गई है। ज़िला पाकपतन के सैलाबज़दा इलाकों से 24,900 से ज़ायद अफराद का इनखला भी कर लिया गया। 66,913 एकड़ रकबा जो है वो भी कहा जा रहा है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि तखमीने ही लगाए जा रहे हैं ना। ये इलाका सैलाब की नज़र हुआ, जबकि सैलाबी इलाके से 4,106 मवेशियों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया है। मुल्तान की तहसील जलालपुर की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी हद तक संगीन है। शहर को बचाने के लिए अर्बन बंद जो है उसको शदीद खतरा लाक हो चुका है। क्रेन्स और दीगर मशीनरी वहाँ पर पहुँचाई गई है ताकि बंद को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन सैलाबी रेला जो है उससे अब तक 64 और सैकड़ों बस्तियाँ शदीद मुतासर भी हुई हैं। ज़िला विहाड़ी, तहसील बूरेवाला, मिलसी की बात करें, वहाँ पर भी 90 से ज़ायद देहात जो है पानी में डूबे हुए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इंतज़ामिया हमें एक्टिव नज़र आ रही है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जो हैं वो भी हमें काफ़ी नजर आए। मुख्तलिफ उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा भी किया, चनियोट गए, मोलनबाल गए, झेलम गए और कई उन्होंने प्रॉमिसेस भी किए कि कॉम्पनसेट किया जाएगा। वही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या वो कर रहे हैं, क्या इस वक्त गवर्नर हाउस में एक्टिविटीज़ जारी हैं सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए या लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। सरदार सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम भी करूँगी आपको। सबसे पहले सर, आप ने फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा किया है, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची, आपने क्या देखा, सिचुएशन आपको क्या लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आपका शुक्रिया। अभी पहले आपने जो है वो पंजाब के हवाले से काफ़ी ब्रीफ किया और बिल्कुल यही बात है, बहुत बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ी तबाही है पंजाब में। अभी तक भी बहुत सारे इलाकों में पानी जो है 15-15, 20-20 फुट जो है वो चढ़ा हुआ है और अभी कल इंडिया ने फिर पानी छोड़ दिया है। इसकी वजह से और काफ़ी देहात जो है वो मुतासर हो रहे हैं, काफ़ी इलाके मुतासर हो रहे हैं। इंतज़ामिया जैसे आपने कहा बिल्कुल भरपूर तरीके से लगी हुई है, पूरी पंजाब गवर्नमेंट लगी हुई है, गवर्नर ऑफिस सारा लगा हुआ है, पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी परेशानी है और इतना बड़ा फ्लड है कि इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और अभी तो चलें रेस्क्यू का अमल है, काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ, उसमें ज़रूर मुश्किलात परेशानियां हम कहें कि सारी दूर हो गई, ऐसे नहीं हुई। मुश्किलात हैं, लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से निकालना पड़ता है। और फिर बूढ़े बच्चे, ख़ासकर जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी सारा जमा पूंजी जो है वो अपने मवेशियों पे होती है, वो उनको नहीं छोड़ सकते, उनको पहले रिस्क्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंतज़ामिया ने अच्छी कोशिश की, जहाँ तक मुमकिन हो सका वो कम से कम नुकसान जो है वो हुआ और काफ़ी उसमें बेहतरी आई। लेकिन जो अगला स्टेप है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल है। अगला स्टेप ज़्यादा मुश्किल है, ये बता दें कि अगला स्टेप आप यानी बहाली की बात करें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब ये सैलाब थम जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो लोगों की बहाली के लिए, उनके घरों को दोबारा तामीर करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही, क्या किया जा रहा है? देखिए, उस पर बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो काम हो रहा है। और अभी तो ये जो जितना पानी है इसको निकलने में भी बड़ा टाइम लगेगा और इसको निकालने में भी, क्योंकि मैं समझता हूँ आधा पंजाब जो है वो पानी में डूबा हुआ है और पानी भी थोड़ा नहीं है, पानी भी बहुत ज़्यादा है और लोगों के मकानात और ज़मीनें और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। और शायद इसीलिए आपने लेटर भी लिखा था सीएम साहिबा को जो है वो चकवाल और जेहलम को आफत ज़दा करार दिया जाए। उसके बारे में कोई अपडेट आई, कुछ फॉलोअप हुआ, उसका कोई जवाब आया सीएम ऑफिस से? देखिए, वो तो अभी बारिशों का था, वो जो पहले झेलम, चकवाल, पिंडी और ये पिंडी भटियाँ इस अपना हाफजाबाद का एरिया था, वहाँ पे दरियाओं का पानी नहीं था और वो सैलाब नहीं था, वो बारिश से जो सैलाब आया नालों से और जो सड़कें बह गई और लोग, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तबाही हुई। तो वो तो पहला जो एक फेज़ था जिसमें इन ज़िलों में जो है वो तबाही हुई और वो भी बहुत बड़ी तबाही हुई।
उसमें लोगों का सर्वे हुआ और वहाँ पे उसके लिए फंड्स जो है अभी तक नहीं रखे गए, लेकिन ऊपर से ये जो सैलाब है उससे ज़्यादा बड़ा आ गया, तो यकीनन अब यहाँ से भी जब पानी उतरेगा, सर्वे मुकम्मल होगा, तो फिर पूरे पंजाब के लिए पैकेज दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो खत लिखा उस पर भी अमल होगा। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, फूड इमरजेंसी, क्योंकि अभी क्रॉप भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इस सैलाब की नज़र हो गई है। उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? कोई एस्टिमेट लगाया गया है कि मौशी तौर पर अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, एस्टिमेट के प्रोसेस में है, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्वे उसमें हो रहा है और तकरीबन 60% जो चावल की फसल है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। गन्ने को नुकसान पहुंचा है, आमों के बाग है मुल्तान में, वहाँ पे जो छोटे पौधे हैं 3-4 साल के वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और ज़मीनें दरियाब उर्द हुई हैं कटाव की वजह से, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए और सबसे बढ़ के ज़मींदार जो है वो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। और अभी जब हम बिलावल साहब के साथ मुजफ्फरगढ़ गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही थी, बल्कि हमारे जो MNA हैं वो बेचारे अपने गरीब लोगों की परेशानी की वजह से जज्बाती हो गए और उन्होंने तकरीबन रोना शुरू कर दिया। मतलब है इस स्टेज पे लोग जो हैं वो परेशान हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल साहब का, सिंध गवर्नमेंट का। उन्होंने टेंट्स जो है वो मुल्तान भेजे, अपना राशन भेजा। हक बनता है सिंध गवर्नमेंट का कि वो पंजाब के साथ जो है बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये अब ये जो पाकिस्तानी है और भाई हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। इस ये ऐसा मौका होता है कि सबको एक साथ मिलकर चलना है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलामिटी है, इससे मिलकर ही लड़ा जा सकता है। अच्छा, आप जब मुख्तलिफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में गए, वहाँ पर आपने लोगों के साथ प्रॉमिस किया कि उनको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा, एंड देन आप उनसे ये भी वादा करके आए कि ये रिक्वेस्ट की जाएगी गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट 6-6 महीने के बिल्स जो हैं बिजली के वो माफ़ किए जाएँ। इस सिलसिले में अभी तक कुछ हुआ है? आपकी किसी से बात हुई और आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? देखिए, मैंने अपने चेयरमैन बिलावल साहब से बात की, उन्होंने गालबन कल जो है वो कल या परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है और उनसे उन्होंने बिलावल साहब की जो है वो फ़ोन पे मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई इस हवाले से। एक तो इस हवाले से कि बिजली के बिलों में जो है वो रिलीफ दिया जाए, बल्कि उसको माफ़ किया जाए। वो इन फ्लडी एरिया जो है वहाँ पे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो बिजली के बिल जो है वो दे सकें। साथ साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि फौरी कैश रिलीफ जो है वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दिया जाए, कि वो फौरी डिलीवरी है ताकि लोगों को जो है वो फौरन रिलीफ मिल सके और वो पूरा रिलीफ मिल सके। इस वक्त जो गवर्नमेंट काम कर रही है सलीम साहब, उन्होंने, क्योंकि हम अक्सर एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी है और जब से ऑफिस में हैं मरियम साहिबा भी और आप गवर्नर बने, एक फ्रिक्शन हमें नज़र आती है और अक्सर आप कोई बयान देते हैं तो आगे से अज़म बुखारी साहिबा या किसी और का बयान आ जाता है, तो वो नज़र आता है कि थोड़ी सी फ्रिक्शन हमें जो है ना फील होती है गवर्नर हाउस में और CM ऑफिस के दरमियान। इस सिचुएशन के अंदर क्या गवर्नर हाउस और CM ऑफिस मिलकर काम कर रहा है? क्योंकि अज़म बुखारी साहिबा जो हैं उनका भी एक बयान आया था आपके उस लेटर पर कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था। क्या अभी वो सारे मामला, सारे इख्तलाफात एक तरफ हैं और मिलकर काम हो रहा है? देखिए, बात यह है कि अभी आपने नजर नहीं लगानी है, अभी जो है वो अच्छा काम हो रहा है और मिलके नहीं, हम नजर उतारने के लिए तैयार हैं। कोई लोग होते, आप कहते हैं तो हम नजर उतार भी देते हैं, क्योंकि देखिए नहीं नजर उतारनी पड़ेगी। और देखे ना, सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो है नहीं और ना जो है वो सैलाब इफेक्टिव से अभी वोट लेने हैं। अभी तो हमारे लोग मुश्किल में हैं, हमारे गरीब लोग बेचारे। देखे ना, मुझे पता है कि जो गरीब जिम्मेदार हैं, जो दूर दराज आपके उन देखें मवेशियों के मकान या उनके अपने मकान है। कल मैं मोटरवे से मुल्तान से वापस आ रहा तो वो कच्चे मकान हैं और अगर कहीं पे ईंटें लगी हुई हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको सीमेंट कर सकें। और मुझे पता है, मैं एक देहाती आदमी ईमानदारी से, जब किसी ये जो दूर दराज इन्होंने अपने खेतों में मकान बनाए होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अगर इनका कोई बड़ा बीमार हो जाए
तो यकीन करें वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते कि हालांकि देहात का डॉक्टर थोड़े पैसे लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 1000-2000 रुपया उनका इलाज पे लगे तो उनका सारा बजट मुतासिर हो जाता है। तो जब वो गरीब लोग मुश्किल में हैं और हम कहें कि हम अपनी सियासत करेंगे तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज है जिस पे एक पेज पर होना चाहिए सरदार सलीम साहब, आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सैलाब तो हम पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं, कई सालों में हमने देखे हैं सैलाब, लेकिन सारी जमातों को, तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा और आगे की प्लानिंग करनी होगी कि हमने किस तरह से निपटना है। आपको लगता है कि हम आइंदा आने वाले सालों के लिए उतनी तैयारी कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है? देखें, तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। ये तो हर 5 साल 4 साल बाद फ्लड आता रहा। पहले सिंध में आया, पंजाब बच गया, अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, सिंध में अब पानी जा रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक बचत फरमाए, लेकिन तैयारी की तो ज़रूरत है। और क्लाइमेट चेंज का जो असर हमारे मुल्क पे है उस पर तो हंगामी बुनियादों पे और एमरजेंसी में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो हमें अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और अगर इसी तरह हम देखें, आज सैलाब है, आज मुश्किल में है, आज हम सर जोड़ रहे हैं कि गवर्नर ऑफिस साथ बैठे, सीएम ऑफिस बैठे, सारों को इकट्ठा करें, सारे मेहनत करें, और जैसे ही इस फेज से हम निकल जाएं, हम भूल जाएं कि अगले साल क्या होना है या उससे अगले साल क्या होना है, तो ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। नजर लगाने के लिए पूरा साल इसकी तैयारी ना ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने अपना चाइना का विजिट कैंसिल किया था इन फ्लड्स की वजह से, लेकिन सीएम साहिबा के ऊपर जो है ना, कुछ मुबस्सरीन कह रहे थे कि उनको जापान नहीं जाना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए था। आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मैंने चाइना का विजिट कैंसिल किया था और अभी इस 7 तारीख को मैंने ईरान का मेरा विजिट था। 5 MOU मैंने साइन करने थे। लाहौर चैम्बर्स के लोग मेरे साथ से, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर साहबान थे, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर साहबान थे, तालीम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ईरान में करनी थी। लेकिन 7 तारीख को मेरा विजिट था, एक 26 रुकनी डेलीगेशन था, सब ने टिकट्स अपने लिए हुए थे, सब ने खर्चा अपने करना था, गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं था, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल किया, क्योंकि जब हमारे लोग मुश्किल में हैं तो हम विजिट्स को क्या करें। और सीएम साहिबा के विजिट के हवाले से मैं देखें कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वो उस पर बेहतर बात कर सकती हैं। अगर पहले का विजिट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो चली गई, तो फिर भी मेरा ख्याल है अब उस पर मुनासिब नहीं है कि हम किसी तरह का तबसरा करें। अब मुनासिब ये है कि हम दिन रात एक करके अपने लोगों को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं और अपने इन गरीब लोगों के आंसू। बेहतरीन हो गया। मेरे ख्याल से सदके का बकरा दे देना चाहिए इन ताल्लुकात के लिए। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार सलीम हैदर साहब, गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद, और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि राइट नाउ जो सिचुएशन, सूरत हाल है, एक कलैमिटी से, हम एक आफत से गुजर रहे हैं, उसके अंदर नो मैटर आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या आपका ओहदा है, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और वो मिलकर काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं हमें तमाम स्टेक होल्डर्स। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं ना, कि फ्लड्स तो आ रहे हैं, लेकिन फ्लड्स में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे घरों का होता है। तो हम ऐसे घर क्यों नहीं बनाते जो क्लाइमेट एडुकेट हों, जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। तो हमने सोचा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब जब आता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो घरों को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। कई इलाकों में जहां पानी उतर गया है वहां लोग अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, मगर जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि मिट्टी के घर तो मुकम्मल तौर पर या तो ख़त्म हो गए या फिर उसका अगर कुछ हिस्सा बचा भी है तो वो रहने के काबिल नहीं रहा, लेकिन कंक्रीट के जो मकानात हैं वो भी गिर गए हैं। तो मसला ये है कि फिर किस तरह के मकानात बनाए जाएं या किस तरह की इमारतें खड़ी की जाएं जो ना बह जाएं ना गिर जाएं, और गिरने से ज़ाहिर है फिर जानी नुकसान भी होता है, वो नुकसान भी ना हो। अच्छा, जब हम घर की बात करते हैं ना, तो चाहे वो कंक्रीट का हो, पत्थर का बना हुआ हो, लकड़ी का बना हो या फिर मिट्टी का बना हो, घर एक इमोशन को भी कहते हैं। और जब घर आपका तबाह होता है या फिर सैलाब की नज़र हो जाए या किसी वजह से ख़राब हो जाए, उसमें मसला आ जाए, तो फिर उसका एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपके ऊपर होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ कंक्रीट का, मिट्टी का या बैम्बू का, इन चीज़ों को देखते हुए हमें इसको एक साइकोलॉजिकल इशू के तौर पर भी लेना चाहिए कि इंसानों की ज़िंदगियों के ऊपर या उनके इमोशंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने सोचा कि इस तरह का एक सेगमेंट प्लान करें जिसके अंदर हम बात करें कि अभी तक
क्योंकि कई सैलाब पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं और रिलीफ के तौर पर कई घर बना के भी दिए जाते हैं। लाइक सिंध वाला हमें एक वो याद है, प्रोग्राम याद है, जिसमें अभी तक वो कई लाख घर बना चुके हैं। 2.1 मिलियन घर बनाने का उन्होंने वादा किया हुआ है और बैम्बू के घर बनाए गए हैं जो कहा जाता है काफ़ी हद तक एडुकेट होते हैं क्लाइमेट के साथ और थोड़े मजबूत होते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जब हम बात करें तो यहाँ के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ की ज़मीन भी मुख्तलिफ है। यहाँ पर कैसे घर बनाए जाने चाहिए, अभी तक कैसे घर बनाए गए हैं और इस सिलसिले में काम क्या हो रहा है, हमने सोचा इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौशीदुल्ला, जो कि एक आर्किटेक्ट भी हैं, IAP पेशावर चैप्टर के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर पाकिस्तान फेलो के एजाज़ से भी नवाजे गए हैं। उनको हम दावत देते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। नौशीद भाई, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो बीइंग एन आर्किटेक्ट, आप इस सारी सिचुएशन को देख रहे होंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख रहे होंगे और आपके दिल में होता होगा कि ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया हुआ है कि ज़रा सी बारिश आ जाए या फ्लड आ जाए तो ये सारा बहकर चला जाता है। सबसे पहले तो आपका मैं चाहूँगी टेक क्या है सारी सिचुएशन को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को? जी, थैंक यू सो मच मिस आयशा, मुझे इनवाइट करने का, और पूरी टीम आपकी जो हम न्यूज़ की तमाम टीम है, सबसे आगे की जो तमाम टीम है, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैलाब की नेचर पे, कि लोग यहाँ पर सैलाब को एक कोई बहुत डरावनी चीज समझते हैं। मेरी नजर में सैलाब जो है, जो फ्लड्स है, फ्लड्स आर ब्लेसिंग्स। अब ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, देखें अगर किसी एक जुमले में एक लफ्ज की समझ नहीं आती तो उसको पीछे से पढ़ के देख ले, उस लफ्ज की समझ आ जाती है। सो इफ यू लुक इनटू द पास्ट और हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो उनकी लाइफ लाइन ही फ्लड हुआ करती थी। अगर फ्लड्स नहीं आते थे तो वो ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे नाइल रिवर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इंसानी हिस्ट्री में फ्लड्स वर ब्लेसिंग। बट हुआ क्या, जब स्पेशली आबादी बढ़ने लगी तो लोगों की जो एक्सपेंशन थी, और स्पेशली वो वहाँ वो इलाके जो कि नालों के साथ, दरियाओं के साथ करीब थे, उनकी एक्सपेंशन उन्होंने क्या किया कि फ्लड फुटप्रिंट के ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए। अब देखिए, फ्लड जो है, फ्लड आप लोहे की भी कोई चीज बना दें तो फ्लड, अगर जिस तरह के फ्लड्स आए हैं इसी मतलब, और जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह के साइज के पत्थर उठाए गए, शायद एहराम मिस्र में भी वो नहीं उठे, उससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर उठे हैं और उन लोगों के घरों को तबाह किया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा, रीथिंक करके इसको ब्लेसिंग्स बनाना पड़ेगा। और वो ब्लेसिंग्स कैसे होंगी कि हम उस फ्लड फुटप्रिंट को जो है, हम उनको एग्रीकल्चर और फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां से हम हाईलैंड्स पे शिफ्ट करते हैं। कि हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट एडिक्वेट घर क्यों नहीं बना रहे हैं या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जापान की मिसाल हमारे सामने, वहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं तो अब वहाँ पर घर या बिल्डिंग्स ही ऐसी बनती हैं जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो। यहाँ पर आपको अब क्या नज़र आ रहा है? अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएँ, क्योंकि आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम भी करते रहे, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएँ, वहाँ पर इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हम घर तो बना कर दे रहे हैं दिखाने के लिए या ऑप्टिक्स के लिए या फिर चलें लोगों को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अगले फ्लड तक ये कायम भी रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो घर फ्लड में तबाह होते हैं और जब उनकी रिहैब होती है तो इसमें अक्सर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सामने आती है। लेकिन वहां पर मसला ये होता है कि वो चूंकि गरीबों के लिए घर बनते हैं तो वो सबसे चीपेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी जो मिट्टी के घर में रह रहा है, वो एक जन्नत में रह रहा है बेसिकली, वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट प्रो है, उसका फ्रेंड है। लेकिन जब वो क्या करते हैं, दोबारा घर बनाते हैं तो कंक्रीट के ब्लॉक्स में बनाते हैं। कंक्रीट खुद से आप समझ लें कि इन फ्लड को हेल्प कर रहा है कार्बन एमिशन में, और जो फ्यूचर में जो ये मसाइल हम सामना कर रहे हैं ये इन्हीं मटेरियल के इस्तेमाल से कर रहे हैं। तो हमें मटेरियल वाइज भी अपने पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी लानी है, क्योंकि तो इनसे आगे और मसाइल आना है जो कि पानी का होगा। आपने मटेरियल वाइज बात की है, तो कौन सा आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिसकी ज़रूरत है? पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है जहां तकरीबन हर दूसरे साल सैलाब यहाँ पर आता ही है, क्या होना चाहिए, किस मॉडल पर हमें यहाँ पे तामीरात करनी पड़ेगी, कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, इजी टू बिल्ड भी हो? जी देखिए, सब सैलाब उनका अगर आप फिनोमेना देखें, सैलाब इस तरह बनता है कि अगर पानी जमीन पे जज़ब नहीं हो रहा, अर्बन फ्लडिंग की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि पानी जमीन पर जज़ब नहीं हो रहा तो वो पानी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना ये है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना है, पूरी कौम को देखना है और उनके जो इंटरनेशनली एडॉप्टेड
जो असूल उन्होंने अपनाए हुए हैं, उनको हमें बड़ी शिद्दत के साथ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, और ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यही जोन जो फ्लड का है, इनसे हम लोगों को उठा के हाईलैंड्स पे लेकर जाए, और यहाँ पर अगर हम कोई चीज बनाए तो वो उसका जो ग्राउंड फ्लोर हो वो थोड़ा सा उठा हुआ हो, और उनकी जो मटेरियल हो वो उन फ्लड्स के जो वहां पर पिछले रिकॉर्डेड रिसर्च बेस होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होनी चाहिए कि उसके मुताबिक आप उनको डिजाइन करके दे, तो वो उस इलाके में जो लोग वहां से फूड लेकर जा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक गाड़ी जो थी और जो सिल्ट था उस सिल्ट में धसी हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो सिल्ट जहां पर आई हुई है, यहाँ पर रोड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दरख्त होने चाहिए। तो अगर हम देखें, आप सिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे लिए गोल्ड की तरह है, तो इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा उस पर भी आप रोशनी डालिए। और दूसरा ये अगेन मैं आपने जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आ जाती हूँ कि सिंध के अंदर हमने देखा कि बैम्बूज का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लड से अफेक्टेड लोगों को घर बनाकर देने के लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सा हम कहें कि मटीरियल इस्तेमाल हो सकता है? देखिए केपी में देखें, केपी वैली के सराउंड में देखें, यहाँ पर आपको पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पर आपको मिट्टी मिलती है। मिट्टी से हम इनको आगे जाकर ब्रिक में लेकर आते हैं। ब्रिक का थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट होता है, लेकिन मैंने 2010 के सैलाब में देखा कि जितने भी कच्चे घर थे वो गिर गए थे, जितने भी ब्रिक के बने हुए घर थे वो इंटैक्ट रहे, वो नहीं गिरे ना, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर के अगर आपके इतने बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं। दूसरा ये कि आपको प्लिंथ लेवल जो जमीन, जो घर का जो सहन है, उनको थोड़ा सा बाहर से ऊपर उठाना है। तो अगर आप सैलाब का लेवल को चेक करते हैं, उनसे ऊपर उठाते हैं, तो भी पानी आपके घर में दाखिल नहीं होगा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के आगे जो सैलाब आ रहे हैं, जिनकी वजह से आ रहे हैं, हम उन वजूहात को हमें देखना है, क्योंकि ये अपने साथ आगे और डिजास्टर्स लेकर आ रहा है। जो मैं बता रहा था, साथ में हमें ये भी तो देखना है ना, कॉस्ट एफिशिएंट हो, चूंकि हमारे जो लोगों की हालत ज़ार है, मेजॉरिटी की मैं जो बात कर रही हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ब्रिक की आप बात कर रहे हैं, वो कितना कॉस्ट एफिशिएंट है, वो कितने लोगों की अफोर्डेबिलिटी उसमें हो सकती है? देखिए पेशावर के अंदर तो मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ का लोकल मटेरियल है, लोकल भट्टियां से ही आप ब्रिक लेकर आते हैं, तो वो चीज आपको सस्ती पड़ती है। दूसरा, अगर इनके साथ स्टोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि सराउंड में सारे मुफ्त के पत्थर पड़े हुए हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए पिछले से पहले इस्तेमाल होते थे। अब चूंकि ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन कम्स विद कंक्रीट ब्लॉक्स, तो लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंक्रीट के आगे लेट्स से हम 20 साल बाद की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंक्रीट में ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा निकलता है बनिस्बत आपके ब्रिक की मेसनरी के। तो आई वुड रिकमेंड कि उन इलाकों में जहां पहले तो उन लोगों को रिलोकेट किया जाए, लेकिन जहां पर अगर कोई घर बनते भी हैं तो वो ब्रिक्स के अंदर। हाँ, एक और चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लोगों को नए घर बनाकर दे रहे हैं, तो बजाय कि एज एन आई सेड कंक्रीट ब्लॉक्स हो, आप उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लें। One of that technology I use for my projects, वो जो है वो कैविटी वॉल्स है। आप उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाएं कि बाहर को गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कैविटी वॉल के बारे में बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे नौशीद भाई, इसको कैविटी वॉल क्या होती है? कैविटी वॉल इस तरह है कि 9 इंच की जब हम वॉल ब्रिक की उठाते हैं सीमेंट के साथ, तो हम उनमें 2 इंच का कैविटी रखते हैं, क्योंकि 2 इंच के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं करते, उसका वो जो वेव बनता है टेक्निकली। और उसके बाद हम 4.5 इंच की एक जो आधी इंच की वॉल होती है वो हम उठाते हैं, तो वो कैविटी अंदर बाहर से जो हार्श मौसम के असरात है, इसको हम टाइम लैग बोलते हैं, कि जिसमें वो यानी जो मुझे नौशीद भाई समझ आई है ना आपकी बातों से, वो ये कि कॉस्ट एफिशिएंट भी हो सकता है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज करने की जरूरत है, और थोड़ा सा मटेरियल चेंज करने की जरूरत है, और शायद राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जरूरत है, देन चीजें जो है ना वो काफी हद तक बेहतर हो सकती हैं। बहुत अच्छा आपका इनपुट रहा है। नौशीदुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जितने भी इस वक्त फ्लड रिलेटेड एरिया, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम पहलुओं के ऊपर बात की जाए, क्योंकि अनम सर पर अगर छत नहीं होगी तो हम ये महसूस कर सकते हैं, वो तमाम लोग जो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, रिलीफ कैंप्स में बैठे हुए हैं, घर का चला जाना कोई आसान बात नहीं होती है, वो इस वक्त बहुत तकलीफ में होंगे। आई होप उनके लिए इसी तरह से काम किया जाए और एज सून एज पॉसिबल किया जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। फिर से पंजाब की सूरत हाल आपको बताते हैं, खास तौर पर मुल्तान और इसके गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है। दरियाए चनाब पर हेड मोहम्मद वाला में पानी के बहाव में इस वक्त कमी आ गई है। शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला अब मौखर कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और कहा यह जा रहा है कि ट्रैफिक का दाखिला कुछ अरसे के लिए ममनू रहेगा, लेकिन चूंकि पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया इसलिए बंद को तोड़ने का फैसला वापस ले लिया गया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर इंसान जो उन एरियाज में रहता था जहाँ पर इस वक्त फ्लड्स हैं, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो दरहम बरहम हो चुकी है। किसी के घर शादी थी, किसी के बेटी का सामान जो है ना वो सारा बह गया। ऐसी ही एक फैमिली से हमारे नुमाइंदे सरदार अली आपको मिलवाएंगे जिनके घर में शादी थी और इस दौरान फ्लड आ गया और पानी की ज़्यादती की वजह से और फ्लड की वजह से उनका सारा सामान, शादी का घर जो है ना उधर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी और इस वक्त वो रिलीफ कैंप पे मौजूद है। सरदार अली की तरफ चलते हैं, वो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, सुनते हैं। जब बिल्कुल मुल्तान में दरियाए चनाब की सैलाबी सूरत हाल की मुश्किलात से जो मुतासरीन हैं उनकी जंग तवील हो चुकी है। ना ख़त्म होने वाली ये जो मुश्किलात हैं वो अभी भी जारी हैं क्योंकि दरियाए चनाब में ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वहीं पर हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके घर अब से कुछ 15 रोज़ कबल बेटे और बेटे की शादी थी। उनके वालिद जो हैं यहाँ पर खुशियों के शियाने बचाने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब ये तमाम तर जो उनकी खुशियाँ हैं वो सैलाब के पानी की नज़र हो गई हैं। उनका ये 2 कनाल का जो घर है जो उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था वो अब पानी के अंदर डूब चुका है। हम उनसे बात करेंगे कि अब उनके क्या जज्बात हैं। सर मेहनत मजदूरी करके कुछ जमा पूंजी बेच कर ये घर बनाया, 30-35 लाख इस पे लगे। फिर बेटी के जहेज़ के लिए, बेटे के लिए सामान खरीदा, शादी रखी, ऊपर से ये आफत आ गई। जो 14 वाला फ्लड था उससे भी 3 फुट ऊपर पानी है। मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख रहा है। तमाम तर जो खुशियां थी वो मांद पड़ गई हैं। हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद हैं जिनकी 15 रोज़ कबल जो है वो सैलाब आने से कबल जो है वो शादी थी। 30 लाख 35 लाख लगाया था मकानों के ऊपर, अब वो टूट के बिखर चुके हैं। आप देख कर आ रहे हैं। शेरशाह वाला बन है, ये तोड़ेंगे तो हमें कुछ आसानी होगी। फैमिली जो है इन टेंटों पे रहने पर मजबूर हो चुकी है जहाँ पर इनके लिए खाने पीने के लिए भी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब नहीं। बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और हुकूमत और इंतज़ामिया से जो है वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी न सिर्फ मदद की जाए बल्कि इस सैलाबी रेले से जो है उनको किसी सूरत से बचाया जाए। जी सरदार अली हमें रिपोर्ट कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनको मदद की अशद ज़रूरत है, जिनके घर बार बह गए हैं। अभी आप फुटेज में भी देख सकते थे, जो घर है, जो टूटा फूटा घर है उसमें भी सारी दरारें पड़ चुकी हैं, तो वो घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। ज़ाहिर है अब दोबारा से उसको खड़ा करना, उस घर को तामीर दोबारा करना, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं जो बेचारे इन लोगों के पास हैं नहीं। तो ज़ाहिर मुखैर हजरात आगे आएँ, उनकी मदद करें। गवर्नमेंट और इदारे तो मदद कर ही रहे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्रिकेट का बुखार चढ़ चुका है जी। एशिया कप कल से शुरू हो चुका है। दवाइयां भी तैयार रखी हूं, हमारी टीम उतारने के लिए भी तैयार। यार अभी आप अच्छी उम्मीद करें आयशा, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है? देखिए हमारे एक्सपर्ट्स जब भी आते हैं ना वो थोड़ा सा ना उम्मीद करके चले जाते हैं। दिल कहता है कि भाई तैयारी जारी रखनी चाहिए, दुआ भी जारी रखनी चाहिए। उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना। पहले तो जो अभी कल मैच हुआ इस पे जरा बात कर लें, फिर पाकिस्तान पे भी हम करेंगे। कर लें। आज यूएई और भारत आमने सामने होंगे, मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग को शिकस्त दी है, जो कि बड़ा ऑब्वियस था कि अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ हांगकांग है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और 188 रन बनाए। हांगकांग वन साइडेड था मैच, वो तो एक्सपेक्टेड भी था। अब जैसे पाकिस्तान का पहला मैच ओमान के साथ है, एक्सपेक्टेड है। अच्छा आज का मैच जो है ना वो भी तकरीबन ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड ही होगा जो यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाला है। बिकॉज इंडिया की टीम चाहे वो उनके पास सारे बेस्ट प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सारी टीमों से बहुत अच्छी, और यूएई नई नई हार की जा रही है ट्राई से। असल जो टाकरा होगा ना, कहा जा रहा है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड आप कह सकते हैं अफगानिस्तान भी उसमें हो सकता है, लेकिन बाकी टीमें तो होगा। अफगानिस्तान इज प्लेइंग रियली वेल। पाकिस्तान को कितना टफ टाइम दिया, अपसेट ना हो जाए तो अलग बात है। बट लेट्स सी क्या करते हैं। लेकिन हमें ऑल द बेस्ट कहना है हमारी टीम के लिए, चाहे दिल जो भी कह रहा हो, दिमाग जो भी कह रहा हो, लेकिन हमने गुमान अच्छा रखना है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से उनको थम्स अप दे दूं अपनी टीम को, इफ यू डोंट माइंड। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप थम्स अप यहाँ पे दे दें। आप अपने एक्सप्रेशंस अपने जब डिजिटल मीडिया यूज नहीं करते ना तो ऐसा फील होता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फील करने लगते हैं। इमोजीज तो नहीं करती ज्यादा आप उन लोगों में से तो नहीं है अपने
आप इमोजी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? बहुत ज्यादा कर रहे हो। जैसे अगर किसी को ओके कहना तो आप थंब बना के भेजती हैं? हाँ बिल्कुल, थंब कहते हैं, फिर वो हंसने वाला होता है या आंख बंद वाला होता है। सबसे अच्छी इमोजी आपको कौन सी लगती है? सबसे अच्छी वो जिसके अंदर वो यूं करके हाथ उसने जोड़े हुए ना, माफ करने वाले, मेरा मोबाइल गिर जाएगा, माफ करने वाले, किसी से माफी मांगनी हो तो हाथ जोड़ दे। लेकिन मेरे ख्याल से आशा, आपको नहीं लगता कि ये इमोजीज का अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें आज के दौर में तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर हम अपने आप को एक्सप्रेस उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से इस तरह से किया जाना चाहिए? लेकिन आपको नहीं लगता कनेक्टिविटी भी तो बढ़ी है ना सोशल मीडिया के आने के बाद, लोग ज्यादा कनेक्ट हुए हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि डिजिटली हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिजिकली हमें ऐसा महसूस होता है, इमोशनली हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार है। तो बेसिकली हमारा ये आज का टॉपिक है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, हर कोई हर वक्त जो है ना हमें नज़र आता है कि अपने फ़ोन में लगा होता है, लेकिन फ़ोन में लगे होने के बावजूद, कनेक्टिविटी के बावजूद जो एक लोनलीनेस फील होती है वो उसको हम सॉलिट्यूड नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है। तो इसके ऊपर हमने बात इस पे हमने आज बात करनी है। ये एक तन्हाई का एहसास, यहाँ से अगर आप कह रही हैं कि डिसकनेक्ट आप फील करते हैं, कनेक्ट भी हैं और डिसकनेक्ट भी फील करते हैं, तो ये जो ताल्लुकात है ना मेरे ख्याल से उसको कमज़ोर कर रहा है। हम अपने जज्बात, एहसासात और वक्त को स्क्रीन्स के हवाले कर देते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक वो कहते हैं ना कि खला वो बाकी रहता है। इसको डिजिटल तन्हाई कह सकते हैं हम। डिजिटल तन्हाई, मैं जेनजीज को देख रही होती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जेनजीज के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन जेनजीज के अंदर जो तब्दीलियाँ हमें नजर आ रही हैं, स्पेशली इमोशनली वो कितने एक्सप्रेसिव हैं, ऐसा लगता है कि वो इमोशनलेस होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस इशू को ज़रा डिस्कस किया जाए कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो हमारे रवैयों को किस तरह से या फिर एज ए ह्यूमन हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। इस पर हमारे साथ आज मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं साइमा हाशिम साहिबा, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया। साइमा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मारूफ लाइफ कोच उमैर जलियांवाला भी मौजूद हैं। आप इनको अक्सर हमारे शोज़ में देखते रहते हैं, आज भी हमारे शो का हिस्सा बने। उमैर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, रियली ग्लैड टू हैव यू। आपकी इजाज़त से अगर हम स्टार्ट कर लें उमैर से, क्योंकि बीइंग लाइफ कोच और वो डिफरेंट जेनजीज के साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन में भी रहते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं बेहतर अंदाज में। उमैर, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, स्पेशली अगर मैं जेनजीज की बात करूं, उसके बाद हम मिलेनियल्स की भी बात कर लेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, क्या ये हमें ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ लेकर जा रहा है कि हम इमोशंस जो है ना उनसे भी दूर होते जा रहे हैं और डिजिटल तन्हाई की तरफ जा रहे हैं? जी, आप दोनों ने बहुत खूबसूरत इब्तिदा की है इस शो की, और बहुत सारी बातें उसमें छुपी हुई थी कि कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस चीज पे फोकस आपको चाहिए उसका मौका नहीं है, उसके लिए दूसरे के पास वक्त नहीं है। इमोजीज के अंदर हम बहुत गहरी बातें, बहुत दर्दनाक बातों को मास्क कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उन पे बात करने के बजाय। और एक रेस भी पड़ गई है कि हर किसी ने बताना है, हर किसी ने उसका हिस्सा बनना है, तो इट्स वेरी हार्ड। और ये जेन जी तो इसके अंदर ग्रो की है ना, तो उसके लिए ये एक लोकल दुनिया है। आप समझे, हमारे लिए ये जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए ये एक डिजिटल दुनिया, अलग दुनिया है। हम अपने दोस्त अलग रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमारी तमाम बातें नहीं जाती सोशल मीडिया पे, लेकिन जेन जी के लिए ये बात मुख्तलिफ है। और उन्होंने इसी का सहारा लेके अपने बहुत सारी चीजों का इजहार ना सिर्फ किया है बल्कि बहुत सारे मौजूआत पे तरबियत भी हासिल की है। और उसमें भी एक गैप पाया जाता है, यानी जो वो कंसीव करते हैं अपनी दुनिया, अपनी मेंटल हेल्थ, वैसे रिश्ते नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, कल्चर नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। डिस्पाइट तो रिश्ते दिल के बजाय नेटवर्क से जुड़ गए हैं, आप ऐसा समझे। और चैनल्स पे जो रेस और मुकाबले हैं उसने हकीकत को छुपा दिया है और एक मास्क और जो फ्रीडम उनको मिली है डिजिटली, उमैर ये जो फ्रीडम इन जेनजीज को मिली है, या फिर अगर हम अपनी भी चलें बात कर लेते हैं, मिलेनियल्स को ये जो फ्रीडम मिली है, हमारे पास वो वैल्यूज़ अभी भी हैं, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा हुआ है जब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो हमें पता है कि उसके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर वाईफाई बंद भी हो जाता है तो इट्स फाइन, हम वो दिन गुजार सकते हैं। लेकिन जेनजीज जो हैं वो तो ऐसा लगता है कि दे आर ब्रीदिंग, दे आर ईटिंग, दे आर ड्रिंकिंग सोशल मीडिया और इंटरनेट, उसके बगैर वो ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते हैं। तो ये एज ए ह्यूमन हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है उमैर? इट्स एन एडिक्टिव बिहेवियर। और फोन ना हो और जेनजी परेशान हो जाती है, आप उनके हाथ
अजीबोगरीब देखेंगे, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। और वो इमेजिनेशन नहीं है, वो इन्वेंशन नहीं है जो कि उनसे पहले ज़ाहिर करना पड़ता था, कुछ ना कुछ खेलना पड़ता था, जहाँ होते थे कुछ बनाना पड़ता था, जो होते थे उनके साथ कुछ करना पड़ता था, एक फोन स्केप नहीं होता था। इसी तरह कोई मुश्किल वक्त आए, अम्मी अबू से बात हो रही है, सख्त बात आए, तो उसको फिर फेस और फील करना पड़ता था। अब फोन में लग के एंटरटेन नहीं हो सकते थे, जो कि जेनजी का एक तरीका है कि जो चीज पसंद ना आए, जो बात सख्त लगे, उसको फौरन से उड़ा देना है, वो सिंक इन नहीं होती। तो देयर इज अ लॉट। आपने कहा कि वो बोर भी हो जाते हैं, लेकिन जब बोर होते हैं तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और कहीं ना कहीं अपना अग्रेशन निकाल भी रहे होते हैं, अगर उनके हाथ में फोन नहीं है या इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं साइमा की तरफ जाऊं, मिसेस सईद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सईद, क्या ऐड करना चाहेंगी, कोई सवाल करना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ने जहाँ हम लोगों को करीब किया है, वहाँ पास बैठुओं को दूर कर दिया। और इस चीज का नेगेटिव यूज और पॉजिटिव यूज जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे या बड़ों को नहीं बताएंगे, तो मैं नहीं समझती कि ये हमारे लिए यूजफुल है। बहुत सारी चीजें हैं। अब आजकल के बच्चों को देख लीजिए, आजकल के बच्चे, उनकी एजुकेशन और जो पहले पढ़े हुए बच्चे थे उनकी एजुकेशन, ठीक है। हर चीज हम ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, मैं भी ये चीज देख रही हूँ और आप लोग भी ये चीज देख रहे हैं कि ये हमें सोशल मीडिया कहाँ ले आप बच्चों को दूर रखते हैं अपने डिजिटल मीडिया से, फोन से, या कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है कि बच्चे इस टाइम पर सब बैठेंगे एक साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मेरे बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ चुके हैं, मगर मुझे याद है कि जब वो छोटे थे तो तब भी मोबाइल का उनके पास एक लिमिटेड टाइम था। स्टडीज में माशाल्लाह सारे टॉपर्स, दोनों बच्चे टॉपर्स थे और अब भी स्टिल दे आर टॉपर्स, अगर मैं ये कहूँ। क्योंकि दे नो कि व्हाट आर द अच्छा, ये पॉसिबल मिसेस सईद इसलिए हुआ है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग थी कि अपने बच्चों को आपने किस हद तक बैलेंस लेकर चलना है, क्योंकि आप कंप्लीटली सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रख सकते, बच्चे पीछे भी रह सकते हैं। आजकल तो माएं कहती हैं कि नॉर्मली, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, नॉर्मली ये होता है कि बच्चा खा नहीं रहा, फोन दे दो, सारा दिन वो बात भी नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सईद, आप हमारे साथ मौजूद थी। साइमा, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, जो लाइव कॉलर है उनकी भी और उमैर भी जिस तरह बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है जब हमें इतनी एडिक्शन हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो इमोजीज़ वाली हम बात कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ही करना है तो उसके लिए अगर रोना आ रहा है तो बस एक रोने वाली इमोजी भेज दे, दैट इज इट। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि देखिए कम्युनिकेशन के जो वेज हैं ना हमेशा से चेंज होते रहे हैं। अब हमें ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ओवर द टाइम जो चेंजेस आए हैं ड्रास्टिकली उसके आउटकम्स नज़र आ रहे हैं। देखिए पहले लेटर्स होते थे, मोबाइल फ़ोन आए, लैंडलाइंस आई, ठीक है, टेक्स्ट आए, इमोजीज आए, तो इस तरह से चेंजेस आते रहे हैं। अब जेनजी होते या कोई भी होते उन्होंने भी चेंज होना था क्योंकि वो डिजिटल बच्चे हैं और इवन हम भी डिजिटलाइजेशन में कितने ज़्यादा इंगेज्ड हैं। इमोजीज़ का ये है कि देखें जिस इंसान ने भेजा वो एक ख़ास माइंडसेट में है, उसने इमोजी वो भेजा कि ये एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट्स चाहिए ना कि जल्दी एक काम हो, क्योंकि हसल कल्चर बहुत ज़्यादा, किसी के पास हसल कल्चर, बिजी 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 एंड बीइंग बिजी फील्स ग्रेट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया गया है ना। वॉइस नोट वाला भी फीचर आ गया कि आप जल्दी जल्दी 2x 1.5x पे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सामने वाला इंसान रिसीव कर रहा है ना, वो किस माइंडसेट में साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली ये होता है कि जो जब कोई भी पिक्चर आपके माइंड में इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो गैप्स जो है ना ब्रेन आपका खुद फिल करता है। वो कैसे फिल करता है? आपकी करंट मूड जो है उसके मुताबिक करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के मुताबिक करता है और आपके अनकॉन्शियस बायसेस के मुताबिक भी करता है। तो वो गैप्स फिल होते हैं। जैसे किसी ने हंसी का इमोजी बनाया, दूसरे ने समझा क्या ये कितना नॉन सीरियस मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसने हो सकता खुशी का बनाया है तो उसको लग रहा है कि नॉन सीरियस है बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ द पॉइंट। एंड साइकोलॉजिकली ये हो रहा है कि हम कनेक्टेड तो बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कनेक्टेड रहने की, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो सही पाथ पे चल के नहीं हो रही। लेकिन साइमा, मैं इस चीज़ को इस तरह से देख रही हूँ कि जैसे जैसे सोशल मीडिया या डिजिटल दौर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन
इस वजह से भी ख़त्म होता जा रहा है कि हमारे अल्फाज ख़त्म किए जा रहे हैं। जैसे इमोजीज़ की आप बात करें, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, वहाँ पर सेल्फ सर्विस है, खुद ही जाके आप इमिग्रेशन करें, आपको किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करना। तो मशीन्स के साथ हमारा ताल्लुक बढ़ाया जा रहा है और ह्यूमन टू ह्यूमन हमारा कनेक्शन ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा तख़य्युल ख़त्म होता जा रहा है। जॉर्ज ऑरवेल कहता है 1984, आपको बहुत ही फेमस राइटर है, आई एम श्योर आपने भी जानती होंगी, वो कहता है कि इनसे इनके अल्फाज ले लो तो इनका तख़य्युल ख़त्म हो जाएगा, ये सोचना बंद कर देंगे। तो क्या हम खुदा न खासा उस तरफ तो नहीं जा रहे, या फिर बाय डिज़ाइन उस तरफ तो नहीं हमें लेकर जाया जा रहा कि अल्फाज हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा तख़य्युल भी ख़त्म होता जा रहा है? अच्छा देखिए, इसमें हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, ठीक है। जो अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, मशीन के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा है, इमोजी भेज रहे हैं या 2x पे कुछ सुन रहे हैं, क्या है, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर ही सही दुनिया है। Nothing grows in comfort zone। क्योंकि प्रेजेंस को जब आप कन्वीनियंस के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप कहीं भी नहीं जा सकते। और देखें, बहुत ज़्यादा आप पहले बात करी थी उसकी सोशल मीडिया की, पोस्ट पे पोस्ट देख रहे हैं, एक पोस्ट ये कह रही है, एक पोस्ट ये कह रही है, एक ये कह रही है, एक ये कह रही है। ब्रेन आपको पता है कि अपना काम खो देता है, सारी पोस्ट और जितना नॉलेज है उसको प्रोसेस करने का, यस इतना ज़्यादा उसको प्रोसेस कामली कर ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा नई नई बीमारियां, डिजिटल डिमेंशिया भी अब आ चुका है कि लोग जो है भूलना शुरू हो चुके हैं। देन बच्चों की जो एक बीमारी होती है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सॉरी, ADHD सर? नहीं, मैं उसकी बात, ADHD भी बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में मल्टीपल चीज़ें आ गई ना, ADHD जो है वो होती जा रही है। खैर, उमैर की तरफ चलते हैं। उमैर, आप सुन रहे हैं साइमा की बात भी और जो हमारे साथ कॉलर थी उनकी बात भी आपने सुनी। बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम कम्प्लीटली बच्चों को दूर नहीं कर सकते हैं हम डिजिटल दौर से या फिर सोशल मीडिया से, अदरवाइज़ वो पीछे भी रह सकते हैं। ये बैलेंस किस तरह से पेरेंट्स को क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा ना हमें पेरेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके जो है ना देखभाल करने वाले होते हैं। वो क्या कर सकते हैं बच्चों को बचाने के लिए भी एंड देन दुनिया के साथ और ज़माने के साथ चलाने के लिए भी? आपने मल्टीपल टाइम्स कहा कि पीछे रह सकते हैं, तो मैं याद दिला दूं कि जिन्होंने ये टेक्नोलॉजियां बनाई हैं, जो इस दुनिया के अरबपति लोग हैं, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से पीछे रखा है। Exactly. तो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये बड़ी आसान होती जा रही है, बल्कि इसने दुनिया को डम डाउन कर दिया है। हम मुश्किल कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, चीजें सीखते थे, ज्यादा चीजें कर सकते थे, अब बहुत कम चीजें, और ये भी नहीं कि कम ज्यादा भी हो जाती है कभी-कभी, लेकिन आप समझने की टेक्नोलॉजी उसका CEOs और चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दूर रखा हुआ है। उनको ये भी पता है कि अपने बच्चों को ऑल्टरनेट के तौर पर सिखाना क्या है, वो खुद वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि वो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने डिजाइन किया है और ये प्रोडक्ट डिजाइन ऐसे किया है। एग्जैक्टली, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो अपने बच्चे को क्या सिखाए, उसको क्या सिखाना चाहिए? उसको थोड़ा बहुत तो इन चीजों से इन रखना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल दौर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले। आप भी सीख गए जो अम्मा अब्बा नहीं सिखाना चाहते थे आपको, जिस चीज की आपको जरूरत थी आपने सीख लिया, बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस रेस में ना पड़े कि उनको जरूर दिखाएं और उसके बगैर कुछ नहीं है। और बच्चों के और बहुत सारी चीजें जो कि देख पाते हैं और समझ पाते हैं, फिजिकली डेवलप करते हैं, नेचर को समझते हैं। लाइव कॉलर भी उसकी तरफ भी जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी आप बताएं कि आप कह रहे हैं, मैं एक क्विक जवाब दे रहा हूँ, मैं बच्चों को फ्लिप करें। देखिए, हाई टेक तो हैं, सारे हो रहे हैं, बड़े छोटे जो भी सुन रहे हैं, हाई टच के लिए वक्त निकालें, यानी डिस्कनेक्ट करें डिजिटल दुनिया से, चाहे वो कुछ टाइम हो, आधा घंटा, 1 घंटा। जब फैमिली बगैर फोन्स के बैठती है, बगैर स्क्रीन्स के बैठती है, तो बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। और जब यही टाइम आप अपने साथ गुजारते हैं, तो आपके भी बहुत सारा फोकस वापस आ जाता है, जो मैम अभी इशारा कर रही थी कि ब्रेन फंक्शन लूज कर जाता है जब वो। तो डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, That is the code in today's times. Detox साथ साथ चलाएं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैंने 1 हफ्ता छोड़ दिया, नहीं, आपको रोजाना वक्त निकालना है, रोजाना वक्त निकालना है। चाहे वो खाने की टेबल पर ही हम निकाल लें, जब खाने की टेबल पर सारे इकट्ठे होते हैं, चाहे डिनर के लिए, नाश्ते के लिए, उस वक्त भी सारे फोन लेकर बैठे हुए होते हैं। याया की तरफ चलते हैं, लाइव कॉलर हमारे साथ, रेगुलर कॉलर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम याया, आई होप आप ठीक होंगे। सवाल करना चाहेंगे या कुछ ऐड करेंगे? पहले तो दोनों के सलाम, और उमैर भाई की मुस्कुराहट जो है ना वो बड़ी मायने फेस होती है।
और मैं देखिए आयशा, बात सारी ये है कि चाहे मैं भी इसमें कंसर्न रहता हूँ, बात इतनी सी है कि आपने जो बात कही ना, की पॉइंट ये है कि वालिदैन को करना पड़ेगा, लेकिन अब अगर वालिद और वालिदा दोनों खुद इसमें गुम हो जाएं तो वो कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं? प्रॉब्लम ये हो गई कि हम बच्चों को तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे अपने घरों में देखे ना, मैं अपने घर में भी देखता हूँ तो जाहिर है मैं तो फिर भी डिटैच रहता हूँ, लड़का खवातीन है वो ड्रामे शामे सब उस पर देख रही हैं, उनको जरा सा डिस्टर्ब कर दो ना वो गुस्से होने लगती हैं, तो बच्चा फिर क्या करेगा? बच्चा तो यही करेगा। अब जो आप जब किसी गैजेट में जाते हैं ना तो यू आर एंटरिंग इन अ सेकेंड वर्ल्ड, आप डिटैच हो जाते हैं अपनी दुनिया से, आप उस वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। एक और जो बहुत बड़ा जो मसला है ना हमारे माशरे में, वो ये है कि हम टीचिंग जो है हर चीज उससे नहीं, हम लर्निंग कर सकते हैं, हम कोई नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जो मोरल एथिकल वैल्यूज है ना वो इंसान ही इंसान को सिखाता है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं सिखा सकता। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको करें, और ये जैसे उमैर ने कहा ना, डिसकनेक्ट टू कनेक्ट। और मैं एक बात बता दूं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, जो एक क़यामत की निशानी में है ना कि दूर करीब और करीब और दूर करीब हो जाएगा। उसकी मिसाल ऐसे ही कि आपके बराबर में शख्स मर रहा, आपका उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे अपने गैजेट पे बैठ के दूसरों को तो डिटैच करने के लिए हमें अपने आप की कोशिश करने की पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। याया हमारे साथ मौजूद थे और उमैर भी जो बात कर रहे थे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप कंप्लीटली अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकते हैं। साइमा, आप आई एम श्योर अग्री करेंगी, कोविड आया तो हमने देखा कि किस तरह से स्कूल्स या फिर आप वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आ चुका है, वो आप टेक्नोलॉजी के बगैर, सोशल मीडिया के बगैर आप कर ही नहीं सकते हैं। देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो ऑफिस है वो भी आपसे डिमांड कर रहा होता है कि भाई आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये पोस्ट लगानी है, आप नहीं लगाएंगे आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। बच्चे जो हैं उन्होंने अगर स्कूल में पढ़ना है, स्कूल की छुट्टी है एंड देन घर से बैठ के पढ़ना है, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल? अच्छा देखिए, ये पेरेंट्स से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स के भी आजकल यही ना, खाना नहीं खा रहा बच्चा, उसको वीडियो गेम दिखा दो और ये सारे काम जो हो रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, इट्स अ कांस्टेंट बैटल, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ है उसमें सरवाइव करने के लिए और बैलेंस रखने के लिए अपने आप को बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली एक्टिवली करना पड़ेगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ी कभी अपनी कोई पुरानी बातें आप लेकर बैठ जाए, उनके साथ गप्पे लगाएं, ठीक है, कोई पुरानी मूवी अपने टाइम की देख लें, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी फेवरेट मूवी देख लें, घर में बोर्ड गेम्स रखें, अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते, क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता, बोर्ड गेम्स रखें, वो खेलें, कभी कभी छोटी छोटी शर्तें लगा लें बच्चों के साथ कि मैं जीतती हूँ तो ये दूंगी, तुम जीत देगे तो ये देना, इस तरह से ये चीज़ें करके देखें। आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ दें कि नहीं ठीक है ऐसे ही चल रहा है, चल तो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि नॉलेज बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन नॉलेज विजडम नहीं बन रहा, वो वेट बन रहा है और वो दिमाग के ऊपर है। जो बच्चे जिद करते हैं या फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं जब आप उनसे फ़ोन लेते हैं, चाहे प्यार से लें या आप उनको डांट कर लें, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रवैया है जो आगे से आपको मिलता है। यस, सो बच्चों का बिहेवियर पेरेंट्स के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उन्होंने देखा होता है कि जब इस तरह की बात होती है, जब हमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, तो जैसा बिहेवियर उन्होंने देखा कि मना करने पे जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही वो करते हैं रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, बच्चे ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीख लेते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अली इमरान, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली हमें कॉल करने के लिए। क्या ऐड करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली इमरान, इंटरनेशनल health expert. I have lived in London, New York, and I have an experience in artificial intelligence, telemedicine and everything for last 35 years. तो ये न्यूयॉर्क में तब शुरू हुआ था। बस मुख्तसर ये कहूँगा, देखिए ग्लोबल विलेज और ग्लोबल कम्युनिकेशन ने एक साइकी ग्लोबलाइज कर दी है। आज का एक बच्चा जो कराची में बैठ के एक न्यूयॉर्क लंदन के बच्चे से बेहतर हो सकता है अगर वो पॉजिटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करे, और एक बच्चा न्यूयॉर्क सिटी में रहकर डफर बन सकता है अगर वो इसका एडिक्ट हो जाए। तो ये जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है ना, स्लीप और वेक लाइफ, 8 घंटे स्लीप 8 घंटे काम, अगर हम बीइंग अ डॉक्टर हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये हमने इतनी डिग्रियां लिया, 15 ईयर्स मैनहट्टन न्यूयॉर्क, इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, ये अमेरिका में और बरतानिया में मैंने जितना देखा, और एक कम्युनिकेट करें डिसएग्री के साथ। और डॉक्टर अली, अब जो एज आ रही है, जो एज आ रही है उसके अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि डिग्रियां इतनी रेलेवेंट रहेंगी भी नहीं, स्किल्स के ऊपर काम नहीं। बिल्कुल, आई मीन चैट जीपीटी ने मिसाल के तौर पर
आप कोई आर्टिकल जो इस पर आप टॉपिक ले रही हैं, आप अभी ChatGPT पे लिखें डिजिटलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये जितने लोगों ने बोला है इससे बेहतरीन आर्टिकल आ जाएगा और आपको ये प्रोग्राम जो आप कर रही है बेकार लगेगा। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी डॉक्टर अली के AI के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हम इंसान है, हमारे पास जो नॉलेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस भी हमारे पास। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सुनिए, डोंट रेफ्यूट मी। आपकी जितनी उम्र नहीं है, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया का। सर ये इस बात से तो आप एग्री करेंगे ना कि AI के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जी नहीं सकता। अगर फूल को मैं जिस तरह से महसूस कर सकती हूँ, उसका कलर देख सकती हूँ, उसको दिमाग भी नहीं है, दिल भी नहीं सकती हूँ, तो वो तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आप समझे नहीं है मेरी बात कि AI जो है उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। इंसानों के पास नॉलेज चाहे लिमिटेड है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस, इमोशंस भी हैं। मैं आपको रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली इमरान हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छी बात करते करते अचानक से गुस्से में आ गए, लेकिन आई होप उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात करना चाह रही थी। उमैर, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आप अग्री करते हैं कि आपको भी एतराज है इस बात से? I agree with a lot of points. I think he started with some amazing points, but he ended on something which was very जो कि इंसानों का fear है। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये जो हमने तमाम बात की है, इससे बेहतर जवाब, इससे बेहतरीन जवाब ChatGPT दे देगा, तो बेहतरीन जवाब हमेशा से इंसानों के पास मैसर है। इंसान नहीं देखते वो जवाब, देख भी लें तो उससे तब्दील नहीं होते, क्योंकि मंतके इंसान को तब्दील नहीं करती डॉक्टर साहब। इमोशंस इंसान को मूव करते हैं, जज्बात मूव करते हैं, जज्बात लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल काम होता है वो सीना बसीना होता है। हम औरों की कहानियों में अपनी जिंदगी के मकासद ढूंढते हैं। तो नहीं, ये बकवास गुफ्तगू नहीं हो रही इस शो पे, और किसी भी शो पे बकवास नहीं होती। वो किसी ना किसी के लिए बहुत रेलेवेंट होती है, शायद आपके लिए नहीं होती। आप उसके अगले मरहले पे पहुंचे हुए। और जहां तक मशीन की बात है, तो मशीन तो आपको बताएगी ठक 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 ये 10 चीजें, लेकिन आपको डॉक्टर साहिबा जो बैठी हुई हैं वो तजुर्बा बता रही है। वो इस कल्चर की एक बात के अंदर वो दिहाइयों का तजुर्बा बता रही है। तो नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता डॉक्टर साहब की आपकी बात से। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं साइमा का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लूँगी कि हर मुतज़ाद बात जो है ना, हर मुख्तलिफ बात मुतज़ाद नहीं होती है। अगर मैं आपसे इख्तलाफ कर रही हूँ तो हमें समझना चाहिए कि कैसे इख्तलाफ करना है। साइमा, इन द एंड आपके बेहतरीन लगता है क्योंकि वो इख्तलाफ नहीं करता। AI इंसान सबसे बड़ा एल्गोरिथम उसके अंदर है। AI आपको जिस तरह रिस्पॉन्ड करता है वो आपको इंगेज्ड रखने के लिए, लेकिन वो इसके नुकसान भी तो देखिए ना साइमा। खुदकुशी अभी हम पिछले दिनों रिपोर्ट कर रहे थे कि एक बच्चे ने इंगेज रखने के लिए उसका काम ये है ना, इंसान रिजॉल्व करने के लिए बात करता है। ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एंड उमैर, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ भी बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। डॉक्टर अली इमरान साहब, सर आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मैं कोशिश कीजिएगा दोबारा कॉल करें, हम आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक जो मुख्तलिफ होता है ना वो मुतजाद नहीं होता, और हमें इख्तलाफ करना आता है, उसको सुनना भी आता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में गुज़श्ता दिनों एक सनसनीखेज खबर फैली थी जिसने हलचल मचा दी थी, जबकि एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ था कि इंटरनेट पर वफाकी वुज़रा, आला सरकारी अफसरान और अहम हुकूमती शख्सियात समेत हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों का जो हसास डेटा है वो फ़रोख्त हो रहा है, और उनका जो सारा डेटा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। मोबाइल सिम मालिकान के पते जिसमें शामिल हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी की नकूल और बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात जैसी हसास, बल्कि इंतहाई हसास मालूमात जिसको हम कहते हैं, वो मामूली कीमत पर मिल रही थी। दस्तयाब हैं, सेल के लिए ऑनलाइन दस्तयाब है। वी हैव कम अ फुल सर्कल। वीडियो लीक और ऑडियो लीक की बात होती थी, अब डेटा लीक जो है वो भी सामने आ चुका है। अब ये इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लेकर PTA के तर्जुमान तक तकरीबन हर शख्स का डेटा जो है वो इंटरनेट पर बासानी ख़रीदा जा सकता है, और ये तमाम रिकॉर्ड्स गूगल सर्च के ज़रिए भी दस्तयाब हैं। इस खबर पर अब ये कहा गया है कि वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया है और मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियात से लेकर आम इंसानों तक का डेटा जो है वो लीक हो गया, एंड देन अब वो सेल के लिए ऑनलाइन दस्तयाब है। PTA की जानिब से अब ये कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं कि 1300 से ज़ायद वेबसाइट्स हो गई या फिर ऐप्स हो गई, उनको बैन भी किया गया, ब्लॉक किया गया। इस सारी
सिचुएशन पर बात कर लेते हैं और ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं कंवल चीमा साहिबा, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कंवल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियात का डाटा महफूज नहीं है तो फिर आम पाकिस्तानी भी सोचता है कि उनकी प्राइवेसी जो है वो कैसे पॉसिबल बनाई जाएगी। आपके ख्याल में ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे ये डाटा लीक हो गया? देखें, ये जो डेटा लीक हुआ है ये एक काफ़ी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, जो प्रोसेसेस थे, क्या हमारी कंपनीज के पास, जो टेलको कंपनीज हैं, क्या उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं टू मेक श्योर कि जो डेटा हैंडल होता है, डेटा का जिनके पास एक्सेस होता है, क्या वो नीड टू नो बेसिस पे होता है, क्या लॉगिंग होती है जिसमें पता चलता है कि डेटा किस वक्त किसके पास गया, किसने वो डेटा देखा, और फिर ये कि क्या प्रॉपर सर्टिफिकेशंस इन प्लेस हैं टू मेक श्योर, क्या प्रॉपर प्रोसेसेस और एसओपीज हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं टू मेक श्योर कि ये डेटा ब्रीच इस तरह का ना हो। जो आम एम्प्लॉयज़ हैं या आम एजेंट्स हैं उनके पास कस्टमर डेटा की एक्सेस ना हो, या एटलीस्ट पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ना हो। अनोनिमस डेटा अगर हो भी तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उनके पास ना हो। ये जो है, क्या ये सारी चीज़ें अगर हैं कि नहीं है, और अगर पहली दफ़ा जब ब्रीच हुआ था, अगर तभी इसको रेगुलेशन में ले आया जाता तो दूसरी दफा ब्रीच ना होता, तीसरी दफा ब्रीच ना होता। पूरी दुनिया में किस तरह से डेटा को सिक्योर बनाया जाता है? क्या ऐसे कवानीन है पूरी दुनिया में जो डेटा को सिक्योर करते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, और जो हम यहाँ पर उनको कवानीन में अपने शामिल कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी सारे कवानीन मौजूद हैं जो कि बहुत जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। अब जैसे यूरोप में GDPR है जो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी के ऊपर है, और बहुत सारे पूरी दुनिया में इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जो कि डेटा हैंडलिंग, जो भी कंपनीज ज़्यादा डेटा और प्राइवेट पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा हैंडल कर रहे होते हैं उनको उस तरह की इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं जो दैट दे हैव टू क्लियर इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोसेस यानी we'll have to check कि पाकिस्तान के अंदर वो वाली इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन जिनकी आप बात करें वो अवेलेबल है या नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जो इस वक्त देख रहा है, या फिर चले मैं अगर अपनी भी बात करूं, इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, अपने डेटा को महफूज करने के लिए क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए हमें? इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये वो वाला डेटा है जो कि आपका मोबाइल कंपनीज के पास है। ठीक है, अब मोबाइल कंपनीज के पास आप कौन हैं, आपकी कितनी यूजेज है, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारा डेटा मोबाइल कंपनीज के पास बहरहाल आता है और इसको आप हाइड नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरह की प्रोटेक्शन है वो बहरहाल हुकूमत को ही करनी पड़ती है। हुकूमत को ऐसे रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं जो कि टेलको कंपनीज और बैंक्स और ये जो गवर्नमेंट के इदारे जैसे FBR, KE इस टाइप के जो इदारे हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेटा को हैंडल करते हैं, उनके लिए प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए और उनके लिए एडहेरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ऑन डेटा हैंडलिंग। और नीड टू नो बेसिस पे, मैं बार बार कह रही हूँ, नीड टू नो बेसिस पे जो है वो डेटा की विजिबिलिटी होनी चाहिए जो इंटरनल एम्प्लॉयज है उनको, और जो भी डेटा देख रहा है, जो भी डेटा हैंडल कर रहा है, उसका प्रॉपर लॉग होना चाहिए कि जिसमें आपको पता हो कि किसने कौन सा डेटा एक्सेस किया था, किसने कौन सा डेटा देखा था, हर चीज लॉग हो रही हो ताकि सारा जो इवेंट्स हैं उसको रिट्रेस किया जा सके। यू आर राइट कमल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि जो डैमेज हो चुका है, इट्स बीन डन, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे के लिए जो है ना एहतियात बरती जा सकती है, लेकिन जब डेटा लीक होना होता है ना तो फिर वो पेंटागन का भी हो जाता है। एडवर्ड स्नोडन हम सबको याद है कि तो फिर कवानीन मेरे ख्याल से सबके लिए बनाने चाहिए। पहले तो उन लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनका डेटा लीक हो जाए तो फिर क्या ही होगा। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो कि 3 से 4 दिन पहले हमने देखा, वो हमने इनके बारे में ख़बर देखी, और कुर्रतुलैन बलोच की मैं बात कर रही हूँ जो बड़ी फेमस पाकिस्तान की सिंगर भी हैं। उनकी तस्वीर भी देखी जो अस्पताल में वो मौजूद थी जहाँ पर उनको एडमिट किया गया था। अब हुआ ये था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो मशहूर ज़माना और खूबसूरत दियोसाई नेशनल पार्क है, वहाँ पर भूरे रीछ ने QB पर हमला किया, और जो ये वाक़या है जो मिरात की शब ये पेश आया था, वो अपनी टीम के साथ पारापानी में कैंप में मौजूद थी बारापानी में, और अचानक उन्होंने देखा कि एक भूरा रीछ उनके टेंट में दाखिल हो गया और उन्होंने
चीखें मारी तो करीब मौजूद लोग जो है वो उनको बचाने के लिए आए, लेकिन तब तक रीछ उनको जख्मी कर चुका था। उनकी हालत अब जो है थोड़ी सी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो किसी ऐसे मकाम पर थी जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, और अगर वहाँ पर जाना अलाउड था तो फिर रीछ वहाँ पर किस तरह से आ गया, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे कबीर साहब, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। कबीर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इसकी तफसीलात हमें बता दीजिए, ये हुआ किस तरह से, वाक़या कैसे पेश आया? अगर हम वजूहात की तरफ जाएं तो अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, साथ में पूर लॉ इन्फोर्समेंट। अब लैक ऑफ अवेयरनेस में जब हम बात करते हैं तो आम पब्लिक या टूरिस्ट जो इस तरह की जगहों को विजिट कर रहे होते हैं, उन्हें एक नेशनल पार्क में और एक पब्लिक पार्क में जो डिफरेंस है वो पता नहीं होता है। जो पब्लिक पार्क होते हैं उसमें जो फैसिलिटीज होती हैं, उसमें जो एक्टिविटीज अलाउ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसमें पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं। लेकिन जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क का पर्पस जो है, जो मकसद है, जो अगराज व मकासद है एक नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के, बनाने के, वो टोटली जो है वो पब्लिक पार्क से डिफरेंट है। इसका मकसद होता है कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये नेशनल पार्क ऐसी साइट्स पे, ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहां पे यूनिक किस्म की बायोडाइवर्सिटी होती है, लैंडस्केप होती है, और वो दुनिया से खत्म होने के खतरात से दोचार होती है। तो उनको बचाने के लिए जो है वो एक नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन वाइल्ड एनिमल के नेचुरल या जो कुदरती इनका जो बिहेवियर होता है उसको डिस्टर्ब कर रही हो, वो अलाउ नहीं होती है। स्पेसिफिक साइट्स जो है वो डिक्लेयर किए कैंपिंग के लिए। तो कैंपिंग सिर्फ उन्हीं की साइट्स पर जब आप करेंगे तो वो जो है वो आपके लिए भी महफूज है, और वहां पे एनिमल्स के साथ आपका इनकाउंटर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब जब आप अपनी मर्जी से और उन साइट से, उन लोकेशन से हट के तो कैंपिंग कर रहे हैं, तो फिर एनिमल के साथ आपका इनकाउंटर होना जो है वो तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर आप बता दें कि दियोसाई नेशनल पार्क तो है ही, लेकिन वहाँ पर कौन कौन से ऐसे जंगली हयात मौजूद होते हैं जो इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं? नेशनल पार्क बेसिकली इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि वो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो दियोसाई नेशनल पार्क जो है वो उन नेशनल पार्क में से है जिसमें हेल्दी जो है वो ब्राउन बेयर की पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है इस स्पीशी के वो दियोसाई नेशनल पार्क में है, और इस पार्क को बनाने का मकसद ही जब वो ब्राउन बेयर की पॉपुलेशन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना है जो दुनिया से खत्म होने के खतरात से दोचार है। और फिर इसके अलावा दियोसाई नेशनल पार्क में वुल्फ की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और रेड फॉक्स है, मार्मट है, और भी बेशुमार जो है वो स्मॉल मैमल्स और रेप्टाइल्स की स्पीशी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यानी नेशनल पार्क के बारे में जो आप बता रहे हैं, बेसिकली वो सैंक्चुरी होता है किसी भी जानवर के लिए, या वहाँ पर जितने भी जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन दियोसाई जो है ये यहाँ पर कैंपिंग स्पॉट्स भी तो हैं डॉक्टर कबीर, वो किस मकाम पर हैं, उन वहाँ पर कैसे यकीनी बनाया जाता है कि कोई जंगली हयात जो है या किसी भी जानवर की रसाई ना हो? देखिए, नेशनल पार्क जो है उसमें जो रेलिवेंट स्टाफ जो काम कर रहा होता है उससे वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में मालूमात होती है। वॉकिंग किन एरिया में जो है वो एनिमल पाए जाते हैं, उनका एक्टिविटी पैटर्न क्या है, वो किस वक्त एक्टिव होते हैं। तो इन तमाम बातों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए वो ऐसी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कैंपिंग के लिए कि जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनका कम से कम जो है वो वाइल्ड एनिमल के साथ जो है वो इनकाउंटर हो। और फिर जब वो कैंपिंग साइट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहां पे पार्क की जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं उनको भी वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो भी टूरिस्ट इन साइट्स को विजिट कर रहे हैं उनकी किसी किस्म की भी एक्टिविटीज से जो वाइल्ड एनिमल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो साथ में दियोसाई में जो प्रोमिनेंट कैंपिंग साइट है उसमें एक बड़ा पानी है जहां पर ये रिसेंट इंसिडेंट्स जो हुआ है, और फिर इसी तरह से शोसर लेक के पास जो है वो एक कैंपिंग साइट है। तो ये टेम्परेरी जो है वो कैंपिंग साइट्स होती है, और इनको बनाते वक्त जो रेलिवेंट स्टाफ है, डिपार्टमेंट है, वो इन चीजों को मस्ट कंसीडर कर रहे होते हैं कि लोगों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरों से जो है वो यकीनी बनाया जाए, और हर मुमकिन जो सहूलत है वो वहाँ पे लोगों को जो है वो प्रोवाइड यानी जो मकसद है ना वो ये होना चाहिए कि जंगली हयात का ओवरऑल तहफ़्फ़ुज़, ये तो हम ब्राउन बेयर की बात करें, लेकिन ओवरऑल जंगली हयात को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बता दें कि वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी लैब का काम है क्या और किस तरह से काम करता है?
वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी लैब 2014 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई है और इसका मकसद है कि जितनी भी पाकिस्तान में थ्रेटेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं उन पे साइंटिफिक डेटाबेस जो है वो बिल्ड करना है। हमारे पास तमाम पाकिस्तान से यंग रिसर्चर जो है वो आ रहे हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं और वो डेटा कलेक्शन और के लिए जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो यूज कर रहे हैं और ये जो साइंटिफिक डेटाबेस है ये जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं जैसे प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं टू टेक रिसर्च बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। ऑल राइट बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद कबीर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अपेरेंटली मुबैना तौर पर जो इत्तलात आई थी इस इंसिडेंट के बारे में वो ये थी कि क्यूबी ने जहां पर अपना कैंप बनाया था वो बेसिकली थोड़ा सा कैंपिंग साइट से आगे चली गई थी और वो जो नेचुरल हैबिटेट होता है जहां पर जानवरों आना जाना मामूल की बात है वहां पर जाकर उन्होंने वो कैंप लगाया था जिसकी वजह से मैं वहां पर खुद भी चूंकि दियोसाई नेशनल पार्क में जा चुकी हूँ। वो बताते हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वैसे तो वो जाने ही नहीं दी थी, तो आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। आप इस तरह की जगह जरूर विजिट करें, खूबसूरत है दियोसाई नेशनल पार्क, लेकिन एहतियात के साथ। एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट मनी मैटर्स है और इसमें पहला मैटर हमारा ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए अहम तरीन फैक्टर्स में से एक होता है कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर कितनी आ रही है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं हमारी मईशत के अंदर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो वहाँ पर मेहनत और मजदूरी करने वाले हमारे लाखों पाकिस्तानी अपने अहले खाना के साथ साथ मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में भी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और अभी तक स्टैट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि रवां साल सिर्फ जुलाई और अगस्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 6.3 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान भेजे हैं और ये खतीर रकम जो है ना सिर्फ घरेलू सतह पर बल्कि लाखों ख़ानदानों के लिए भी सहारा बनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़र मुबादला के ज़खायर को भी ये मजबूत कर रही है। और ताहम अगर गुज़श्ता साल की हम बात करें जुलाई और अगस्त के आदाद व शुमार की, तो इससे मुवाजना किया जाए इस साल शरह नमू कुछ सुस्त नज़र आ रही है जिसने माहिरीन मईशत को तशवीश में डाला हुआ है। सवाल लेकिन यहाँ पर हमारा यह है कि तरसीलात ज़र की इस रफ्तार में कमी आ क्यों रही है और इसके जो मौशी असरात है, इम्पैक्ट इसका जो है वो क्या होने वाला है मुल्क पर और लोगों पर। बिल्कुल ऐसे ये जानने की कोशिश करते हैं। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, चलते हैं। फरहान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच हमें जवाब देने के लिए। रेमिटेंसेस के बारे में कहा जाता है कि इनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी मईशत के अंदर और बड़ा इम्पैक्ट भी करता है इसका कम या ज़्यादा होना। ये कमी आपको क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों जब ज़्यादा हो रही थी तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट ले रही थी कि देखें जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट पर बहुत यकीन कर रहे हैं। अब कम हुई है तो हम ये समझे कि यकीन कम हो गया, जिम्मेदारी भी लेना फिर इसकी। जी बिल्कुल, आम तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, यानी निस्फ हो गए हैं, 11% हैं, पिछले साल 22% थे, तो उसकी वजह से कई लोग यहाँ पे अपनी फॉरेन करेंसी नहीं भेज रहे। इसका पस मंज़र ये भी है कि मुद्दत से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे तिजारती खसारा चलता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को जिस चीज़ ने सहारा दिया है वो ये रेमिटेंसेस। हम जब भी कोई किसी क्राइसिस में गए हैं तो रेमिटेंसेस ने हमें बिल आखिर बचाया है। तो ये एक बहुत कीमती ज़रिया है। अब इंटरेस्ट रेट्स के अलावा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में एक और भी कैफियत है और वो ये है कि एक ज़माना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत सी ऐसी आउटलेट्स होती थी जहाँ पे वो सरमायाकारी करते थे। मसलन रियल एस्टेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स थी, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की स्कीम्स थी OPF की। लेकिन ओवरसीज़ कन्वेंशन भी तो आपको याद है चंद महीने पहले हुआ था और वो ओवरसीज़ को यकीन दिलाने के लिए क्या उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उसके कोई असरात नहीं है बज़ाहिर इस वक्त तो नहीं है। और ये इस बात की दलील है कि मुल्क में आपको कुछ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो गैप है और सबसे बड़ा जो खला है जिसको पुर करने की ज़रूरत है वो ये है कि सरमायाकारी का कुछ ज़रिया लोगों को बताएं। अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें ताकि वो पहले वाली बात हो जाए, खुदा न खास्ता वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि आप उन्हें और आउटलेट्स दिखाएँ। अगर ये रियल इस्टेट के अलावा माजी में मेरी कई माहिरीन से बात हुई है जो कि कहते हैं कि पोठोहार के इलाके में जो सरकारी ज़मीन है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अलॉट करनी चाहिए, ओनरशिप राइट्स देने चाहिए, उनसे एक कंसेशनल टर्म्स पे पैसे लेने चाहिए और फिर वहाँ पे फार्मिंग
को या ज़राअत को मकामी सतह पे डेवलप करना चाहिए। बुखारी साहब, ये जो कमी आई है ये कौन से ममालिक की तरफ से ज़्यादा कमी आई है? यानी हम कहते हैं ना कि गल्फ़ कंट्री से ज़्यादातर रेमिटेंसेज आती हैं या फिर अमेरिका से आती हैं, कमी किधर से ज़्यादा आ रही है? आदाद शुमार जो मुझ तक पहुँचे हैं इनकी तफसीलात अभी मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि जो मगरबी दुनिया से रेमिटेंसेस आती हैं उनमें कमी आई है। अब उसकी किसी ने मुझे कहा कि जी वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका में लोग बहुत परेशान हैं, ट्रंप साहब के आने के बाद एक बेयकीनी की कैफियत थी वहाँ पे, तो इस वजह से शायद ना भेजा हो। लेकिन ये सब के सब मफरूज़े हैं, हमें यकीन से नहीं पता कि क्या ट्रंप साहब के आने की वजह से हुआ या कोई और वजूहात हैं। एंड अगेन वो जब ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसे भेजते हैं वो गवर्नमेंट को तो नहीं भेज रहे, वो तो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे होते हैं जो अल्टीमेटली हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। अच्छा, अभी आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इस गवर्नमेंट का या फिर वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, आपका बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है, उनका क्या प्लान है, किस तरह से इसको स्टेबल किया जाएगा या फिर शरह नमू जो है इसका ग्रोथ जो है वो कैसे बरकरार रखी जाएगी कि शरह यही रहे इसकी? मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था अभी कि रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। देखिए कन्वेंशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कन्वेंशन के बाद की सूरत हाल अब इस वक्त पाकिस्तान में मईशत के हवाले से बहुत बड़ी परेशानी है सैलाब की वजह से। अब इस सूरत हाल में आप क्या कोई मुस्बत इक़दामात ऐसे कर सकते हैं जिनके नतीजे में लोगों को रास्ता नज़र आए? अगर आपने रियल इस्टेट का नहीं करना, क्योंकि रियल इस्टेट को पिछले कुछ अरसे में डिस्करेज किया गया है, तो फिर आप और रास्ते को दिखाएं। कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं इससे मुताल्लिक, कोई हो रही है, कोई इजलास हो रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं, कोई अमली तौर पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है? ऐलानात हो रहे हैं। ओवरसीज से जुड़े कोई हमारा थिंक टैंक है भी या नहीं कि किस तरह से उनसे फ़ायदा लिया जा सकता है? हमारे मुल्क में है कोई थिंक टैंक? एक ज़माने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बहुत एक्टिव होती थी, लेकिन अब OPF, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतनी एक्टिव नहीं है। उसकी क्या मंजर आम पे बस वो एक बेसिक एलिमेंट कह लें, कोई बात हो जाए एक सिमत में चल पड़े। हालांकि जिन फ्रंटियर्स पे या जिन फ्रंट्स पे गए हैं, मसलन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब से वाशिंगटन में मुलाकात थी, उससे पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, एक स्टेबिलिटी आई है, और ये ख़ास तौर पे इंडिया के साथ जो हमारी चपकलच थी उसके बाद। लेकिन वो एक तरह से यानी आइसोलेशन में इसलिए है क्योंकि आपने उसके बाद अपने कम टैरिफ्स भी करवा लिए, लेकिन फिर आपके ऊपर सैलाब भी आ गया, तो आपको एक मुकम्मल खाके की ज़रूरत है। सूरत हाल बड़ी थोड़ी तशवीशनाक होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि एक तरफ फ्लड्स की वजह से नुकसान हो रहा है, टैरिफ भी होंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी मौजूद है, एंड देन रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं। तो लेट्स सी इसका असर जो है पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इस अहम इशू रेमिटेंसेस के मामले को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो है इसराइल, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है इस वक्त, और एक दहशतगर्द मुल्क उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसराइल ने एक माह में 5वें अरब मुल्क पर हमला कर दिया है। इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, शाम पर हमला किया, यमन में भी उसने कई हमले किए। इसके अलावा ट्यूनिस में गज़ा ले जाने वाले इमदादी बहरी काफले के जो ट्रक है उनको निशाना बनाया, और अब गल्फ़ कंट्री कतर की बारी आई। कल गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फ़ज़ाई हमला वहाँ पर कर दिया दारुल हुकूमत दोहा में, और हमास के रहनुमाओं को वहाँ पर निशाना बनाया गया। बिल्कुल ऐसे हमास रहनुमा खलील अल हया के बेटे समेत 5 अफराद वहाँ पर शहीद हो गए हैं। हमास ने तस्दीक भी कर दिया और कहा है कि मुज़ाकराती टीम जो है वो महफूज रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कतर जो है वो उन कंट्रीज़ में शामिल था जो बेसिकली मीडिएशन करवा रहे थे हमास और इसराइल के दरमियान। इसराइल इस वक्त जो है वो रोक स्टेट बना हुआ है और समझ नहीं आ रही है कि उसको रोका किस तरह से जाएगा। इस सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस अटैक के बाद अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो क्या रिएक्शन आ सकता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। इस के लिए हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर सामने आई है, हमने नहीं सोचा था कि इसराइल जो है ना वो ये भी कर सकता है कि कतर के अंदर अटैक कर दे, हालांकि उनके साथ ताल्लुकात का इतना ज़्यादा मसला नहीं है इसराइल के साथ। आपने कैसे एनालाइज कर रही हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए, जब हम कहते हैं ना कि इसराइल रोक स्टेट है, इसराइल माफिया के तौर बिहेव कर रहा है या गैंगस्टर के तौर बिहेव कर रहा है,
या रोजाना एक और रेड लाइन क्रॉस करता है, ये दर हकीकत अमेरिका है। ये अमेरिका की चश्मपोशी और पुष्टपनाही है जो इजराइल को इस हद तक इम्बोल्डन करती है। ट्रम्प साहब ने एक सख्त स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ये नापसंदीदा हरकत थी जो इजराइल ने की कतर के हवाले से, लेकिन जो वहाँ पर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ पर जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत सुकून से कहा कि ये जो हमारे व्हाइट हाउस हमारा बेहतरीन दोस्त है और जो हमारे दोस्त है उनमें से बेहतरीन दोस्त डोनाल्ड ट्रंप है जी। और 400 अरब डॉलर का जो जहाज है वो भी तोहफे में, शायद ही दुनिया की पूरी तारीख में इतना महंगा कोई गिफ्ट किसी ने दिया होगा, वो भी कतर ने ट्रंप को दिया था। जी, कतर पे जो हमला है वो जो आपने दीगर हमले गिनवाए उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि कतर इज अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन अलाई और वो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में से आता है। और अब आप जो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है उसमें तकरीबन ऐसा लग रहा है कि जो हम कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, अमेरिका इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। इजराइल ये इत्तला देता है अमेरिका को कि वो ये करने जा रहा है। बट इज अमेरिका फैसिलिटेटिंग इजराइल, और राइट नाउ इजराइल की ये सिचुएशन है कि वो अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा है। आपके पास इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, क्या इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर आपकी अपने इंटरनेशनल काउंटर पार्ट से बात हुई हो? मैं आपसे यही गुजारिश करूँ ना, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इजराइल इज कॉलिंग द शॉट एंड अमेरिका इज टोइंग द लाइन। मतलब जो इजराइल कहता है अमेरिका वो करने देता है उसको, और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। उमा साहिबा, फिर इज इट द राइट टाइम कि सारे जो अरब ममालिक हैं या जो गल्फ कंट्रीज हैं खास तौर पर, क्योंकि अब तोपों का रुख उस तरफ हो गया, अब इजराइल उन पे भी अटैक कर रहा है, तो इनको इकट्ठा होने की, यूनिटी बनाने की जरूरत है ताकि इजराइल को यहीं पर रोका जा सके? ऐसी कोई मूवमेंट ग्राउंड पे नजर तो नहीं आती। कतर की तरफ से भी मजम्मत आई, नाराजगी का इजहार हुआ, लेकिन ट्रंप ने उनको ये कह के ठंडा कर दिया कि ये आइंदा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस जंगबंदी का वो बात कर रहे हैं या जो पैलेस्टाइन की सूरत हाल है, वो तो रोज बरोज अबतर होती जा रही है। जिस टीम से ट्रंप के कहने पे गुफ्तगू हो रही थी कतर में, अमेरिका की इजाजत कहने और बैकिंग से उस टीम को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। वो एस्केप कर लिया उन्होंने डायरेक्ट अटैक, लेकिन आप सोचिए कि पूरा अरब ऑनर इज एट स्टेक। तो अभी आपको क्या लगता है डॉक्टर साहिबा, कतर के ताल्लुकात जो हैं अमेरिका के साथ, या फिर जो थोड़ा सा हमें सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता था गल्फ कंट्रीज़ का स्पेशली, क्योंकि 2023 अक्टूबर अटैक से पहले हमें नज़र आ रहा था कि गल्फ कंट्रीज़ भी रिकग्नाइज करना शुरू हो चुकी थी इजराइल को। अब उस पॉलिसी के अंदर आपको कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ आपको डायनामिक्स तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपसे ये कहूँ कि तमाम अरब कंट्रीज इजराइल पर ऑयल एम्बार्गो लगा देंगी, इब्राहिम अकॉर्ड में जो कंट्रीज हैं वो बाहर आ जाएंगी, वो इजराइल पे ट्रैवल बैन लगा देंगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये इनिशिएटिव्स अरब वर्ल्ड से नहीं आते हैं। तो मैं अगर सिचुएशन को सम अप करूँ तो ऐसा लगता है कि ट्रंप होस्टेज है इजराइल को और अरब वर्ल्ड होस्टेज है ट्रंप को। और ये इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो जाहिर है कि फलस्तीनियों का हो रहा है। और जो आपने कहा कि उनको रियासत का स्टेटस कुछ ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये कल्मिनेट होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में। ये इजराइल की सबसे बड़ी एंजाइटी है। तो वो दोनों आई बिलीव इसीलिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है इजराइल, या फिर पैनिक का शिकार भी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि कुछ पर्चियां गजा के इलाकों में फेंकी जा रही हैं और वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाएं, अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। और जो इजराइल ने अटैक किया है कतर के ऊपर, हमास की जो टीम थी उसको निशाना बनाने के लिए, उसके बारे में अपनी राय दे रही थी। वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, महफूज रहिए, अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफिज।